एग्जाम तो नहीं हुआ। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है आप सबके? एक बार सारे ही बच्चे लाइव आ जाएं और लाइव आने के बाद जरा बता दें कि कैसे हैं आप सब, ताकि फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सारे ही बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सबको भाई, सबसे पहले तो सबका एग्जामपुर पे स्वागत है और मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और आज फिर से एक बार हम बेहतरीन सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हैं। हमने लास्ट क्लास यानी कल क्या किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, याद है ना? कल हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे 20 क्वेश्चन, अगर आपको याद हो। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये एक सीरीज टाइप है। डेली मतलब 5-6 दिन लगातार इस पूरे हफ्ते हम 20 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन हम उसको करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन एकदम सॉलिड है, यानी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या किया था? हमने कुछ सवाल कर लिए थे, अगर आपको याद हो हम लोगों ने कुछ सवाल कर लिए थे, तो उन सवालों को हम हटा देते हैं ताकि वो सवाल हिंड्रेंस ना करे और आगे के सवालों को हम करते हैं, ठीक है? आगे के सवालों को हम करते हैं क्योंकि जितने प्रश्न हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। तब तक आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आज हम 21वें प्रश्न से चालू करने जा रहे हैं, ठीक है? आज हम 21वें प्रश्न से चालू करने जा रहे हैं। ये आपका प्रश्न है 21वां। चलिए, आज हम 21 नंबर से चालू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारे ही बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक उत्तर देंगे। चलिए, उत्तर दीजिए जल्दी से। और एक बार मेरा भी काम है शेयर करना और आपका भी काम है शेयर करना, है ना? सेशन को शेयर करिए क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? इंपॉर्टेंट है सेशन को शेयर करना, सारे बच्चों तक ये बात पहुंचाना कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, आप उत्तर देना चालू करिए। सारे ही बच्चे जो मैं पूछ रही हूं उसका रिप्लाई दीजिए कि भाई ये प्रश्न है कि टॉर्निया किसका लार्वा है? लार्वा के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 110% पढ़ा होगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए उत्तर दे दीजिए। टॉर्निया किसका लार्वा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, स्टार फिश, कटल फिश, बैलेनोग्लॉसिस, होलोथूरिया। आई होप आपने चारों नाम सुने होंगे जब आपने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। जब आपने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, तो आपने ये सारे नाम सुने हैं, ठीक है? नहीं सुने हैं तो मामला गड़बड़ है। अगर आपने नहीं सुने हैं तो मामला गड़बड़ है, अदरवाइज ये यहां से बिलोंग करता है, ठीक है? लार्वा जो होता है, लार्वा जो होता है ये क्या है? इज अ स्टेज in the development of many animals. Development of many animals. समझे? लार्वा एक ऐसी स्टेज होती है जो डेवलपमेंट की होती है बहुत से एनिमल्स में, occurring after birth or hatching and before the adult form is reached. समझे बात को? ये आपने ना जाने कितनी जगह पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहली बार बताया है, कहीं ना कहीं सुना होगा। पेपर पास में है, मतलब तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, तो मुझे लगता है कि इस लार्वा के स्टेज को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि जो टॉर्नेरिया है, टॉर्नेरिया जो लार्वा होता है वो स्टारफिश का नहीं होता, कटल फिश का नहीं होता, वो बैलेनोग्लॉसिस। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बैलेनोग्लॉसिस का चित्र भी देखा होगा, बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया डायग्राम होता है बैलेनोग्लॉसिस का, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर होगा, ठीक है? स्टार फिश को हमने कहा रखा है? इकाइनोडर्मेटा में रखा है। स्टार फिश किस में देखने को मिलती है? इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट इंक्लूड्स ओनली इंटरनल पैरासाइट। कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं? ये बता दीजिए, ऐसा कौन सा क्लास है
जिसमें आंतरिक परजीवी सम्मिलित है? जल्दी से जरा रिप्लाई कर दीजिए। ऐसा कौन सा है जिसमें आंतरिक परजीवी सम्मिलित है? रिप्लाई नहीं आया किसी का भी। ये भी आसान प्रश्न है, जल्दी से बताओ कि आंतरिक परजीवी किसमें सम्मिलित है। भाई यही तो पूछा जा रहा है, आंतरिक परजीवी। देखिए सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, फ्लैजिला, तो आपने स्पोरोजोआ पढ़ा होगा, जहां तक मुझे याद है आपने स्पोरोजोआ पढ़ा होगा। स्पोरोजोआ होता क्या है, किसी बच्चे को पता है स्पोरोजोआ क्या है? अगर आपको पता है तो बताइए कि स्पोरोजोआ के बारे में आप क्या जानते हैं। डू यू हैव एन एनी आइडिया अबाउट स्पोरोजोआ? जोआ किसी को अगर पता है तो बताइए, स्पोरोजोआ जोआ क्या होता है? अगर आइडिया है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज मैं बताती हूँ। जो भी आपको इसके बारे में पता है उसका चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं आपकी चैट बॉक्स देख रही हूँ, जो भी आपको पता है लिख दीजिए, ठीक है? जल्दी से लिखिए कि भाई ये क्या है। अगर इसकी जानकारी है तो जल्दी से जानकारी दीजिए कि ये क्या है। कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, मुझे जहां तक लगता है कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर पढ़ा है तो बताइए कि कहाँ पढ़ा है। आवाज आ रही है मेरी? सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस इज क्लियर? हाँ, आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। स्पोरोजोआ, देखिए स्पोरोजोआ की बात करें तो जो स्पोरोजोआ होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म है, कौन से, किससे बिलोंग करेंगे ये ऑर्गेनिज्म? ये ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? कौन सा फाइलम है? टू द फाइलम ऑफ, उस फाइलम का नाम क्या है जिससे बिलोंग करते हैं? स्पोरोजोआ। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं आपके स्पोरोजोन्स की तो वो बिलोंग करते हैं स्पोरोजोआ से, ठीक है? एंड आपको बता दें ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड पैरासाइट होते हैं। सिंगल सेल्ड पैरासाइट होते हैं, तभी तो आपका प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, आपको पता है ये केपेबल है, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। याद रहेगा ये चीज? अगर किसी को पूछना है इसमें पूछ सकते हैं कि याद रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। क्या ये क्लियर है आप सबको? यस, ये केपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सिंगल सेल्ड पैरासाइट है स्पोरोजोआ, जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम स्पोरोजोआ को। स्पोरोजोन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े सारे बच्चों, जल्दी से बता दो, आगे बढ़े। ठीक है, तो यानी आपको ये वाला क्लियर हो चुका है कि ये किसको बिलोंग करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोआ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजोआ। जरा एक बार चैट बॉक्स पे सारे बच्चे बता दे कि समझ में आ रहा है। एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिए सारे ही बच्चे, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो यानी ये आपको क्लियर है। फाइन, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सेल्स आर रिलेटेड टू, सेल्स क्या, फ्लेम सेल्स कह लो, ज्वाला सेल्स की बात हो रही है। ज्वाला सेल्स किसमें पाई जाती हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेम सेल्स किसमें इनका फंक्शन है? बता दीजिए। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स दे आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? कौन से फाइलम में इसके कैरेक्टर पाए जाते हैं? आपको पता है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है कि ज्वाला सेल्स किससे संबंधित है। अगर आप बता ले जाते हैं तो यानी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है।
इजीएस्ट बेस है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है जो आपको ना आता हो। यस यस, जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सेशन को एक बार प्लीज लाइक करिए, क्योंकि जरूरी है लाइक करना। और जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बढ़िया प्रश्न है, आपके पेपर में दिखने वाले प्रश्न है ना, कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना फंसे, ठीक है। और एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। देखिए ज्वाला सेल्स होती है एक्सक्रीशन पे काम करती है, ये एक्सक्रीशन पे काम करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब मैं बात करूं फाइलम की, अगर मैं बात करूं फाइलम की, तो कौन से फाइलम में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं? अगर आपको आइडिया है बताइए, वरना मैं तो हुई बताने के लिए कि कौन से फाइलम में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ऐसे कौन से संघ हैं जहां जिसके जीव में ये ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? और अगर आपको आइडिया होगा, ऐसे बहुत से संघ है, यानी ये क्या है, दे आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन, किसमें पाए जाएंगे, प्लैटिहेलमिन्थस। सुना है इस वाले फाइलम का नाम, प्लैटिहेलमिन्थस, प्लैटिहेलमिन्थस में पाया जाएगा। कुछ एनिलीडा में भी पाए जाते हैं, कुछ एनिलीडास में भी पाए जाते हैं। एम्फियोक्सिस सुना है आपने, एम्फियोक्सिस सुना है, एम्फियोक्सिस, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा जिसको कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिकली बेटा फ्लेम सेल का सेम फंक्शन है जैसे ह्यूमन बॉडी की किडनी होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी की किडनी का फंक्शन है, ह्यूमन बॉडी की किडनी का फंक्शन, ह्यूमन बॉडी की किडनी होती है, आप सबको पता है ना। ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है, उस किडनी का जो सेम फंक्शन है, वही सेम फंक्शन तुम्हारे किसका है, वही सेम फंक्शन तुम्हारे किसका है, तुम्हारे इन ऑर्गेनिज्म का है। यानी ये भी तुम्हारे इनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं, ठीक है। ये भी क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती हैं। समझ गए सारे बच्चे, इसको क्लियर है सारे बच्चों को? इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, जल्दी से बता दीजिए कैसी दिखती हैं, कुछ आइडिया है आपको, ये कैसी होती हैं? अगर आपको आइडिया हो तो ये कैसी होती है बताइए, कुछ आइडिया है इसका? न्यूक्लिएटेड बॉडी है, ठीक है, कप शेप्ड। क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, ठीक है, समझे बात को? बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने कभी इसका स्ट्रक्चर देखा हो। मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, मतलब बहुत गारंटी नहीं ले सकती, पर हाँ कुछ हल्का फुल्का बना के दिखा सकते हैं कि फ्लेम सेल कैसी दिखती है। बहुत सी ऑर्गेनिज्म की दिखती है बढ़िया बढ़िया। जैसे ये है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत क्लीन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइनिंग होती है, ये मैंने प्लेटफॉर्म का दिखाने का कोशिश किया है, क्योंकि तुमने अभी लिखा है कि प्लैटिहेलमिन्थस के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो प्लैटिहेलमिन्थस वो फाइलम है जो चपटे क्रमी जिसके अंदर आएंगे, चपटे क्रमी जिसके अंदर आएंगे, और चपटे क्रमी में आपका फ्लैटवर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्लैटवर्म आ जाएगा, ठीक है, समझे बात को? क्लियर रहेगा तुम लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो यानी तुम्हें अब ज्वाला सेल याद रहेंगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि ज्वाला कोशिका क्या है। जैसे मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बच्चों, जिनमें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है, भाई जो हमारा एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट, अगर कोई जीवधारी है उसके लिए उत्सर्जन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, जैसे ह्यूमन बॉडी के पास वेल डेवलप्ड किडनीज है, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली काम करते हैं तुम्हारे एक्सक्रीशन पे। तो प्लैटिहेलमिन्थस और कुछ एनिलीड्स ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लेम सेल पाई जाती है, जो परफॉर्म करती है उत्सर्जन, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना भी जरूरी है, ठीक है।
अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो धैर्य पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन। आपको बता देते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैम क्या बताने वाली है, पर जरूरी है तो बताना तो पड़ेगा। ठीक है, बताना तो पड़ेगा। ये आप सबको जानकारी होगी, थोड़ा सा मुझे जुकाम लगा हुआ है, आप सबको जानकारी होगी कि एकलव्य बैच जो है एमपी पटवारी का, वो 499 का मिल रहा है 75% ऑफ पे। तो ह्यूज अमाउंट है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। अगर आप अभी तक पटवारी बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दूसरा एमपी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी जो कि नर्मदा बैच है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 499 का ये बैच है। कौन सा बैच है? 499 का ये बैच है। मेघदूत बैच 499 का है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई आप सबको पता है मेघदूत बैच भी स्टेनो की तैयारी करा रहा है, जो कि 499 रुपए में करा रहा है। कालिदास बैच जिसमें डेली क्लासेस है, क्लास पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, डाउट सेशन है, मॉक टेस्ट डिस्कशन है, जो कि आपका 999 का है। तो यानी ये जो सारे आपके बैचेस है, इनका जो प्राइस है वो 75% ऑफ पे है। तो आप तो चलिए एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट में कोई बच्चा तो होगा, या कोई दोस्त, या कोई रिश्तेदार, या उनके रिश्तेदारों के बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे एमपी से जुड़े एग्जाम्स की। तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि भाई एग्जामपुर में सारे कोर्सेज में ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट है, तो वो इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छा, कहते हैं ना, बिल्कुल ताजा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, बताइए। और आप लोगों को ये भी पता है एग्जामपुर ऑफलाइन भी चल रहा है, सारे बच्चों को जानकारी होगी। जहां तक मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है कि हमारा एग्जामपुर ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। तो आप चाहे तो उसके बारे में भी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए, क्योंकि रहने का भी फुल मतलब कहते हैं ना व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बात करिए, अपनी बात को रखिए, अपनी समस्याओं को रखिए, क्योंकि अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो पक्का उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन बिना कॉल किए तो नहीं मिलेगा। तो कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, एग्जामपुर के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए और जानकारी प्राप्त करिए। प्लस इन बैचेस के बारे में बताने की जिम्मेदारी आप सबकी है। ठीक है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि इन बैचेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि इन परीक्षाओं की तैयारी एग्जामपुर में पेड कोर्सेज में कराई जा रही है। ठीक है, आपकी क्लास का जो पीडीएफ है वो जाता है अब एप्लीकेशन पे, इसको ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन पे आपका पीडीएफ जा रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि रिविजन के जब आपका एग्जाम होगा तब रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आपको ये समझ में आ गया जो मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इन परीक्षाओं के बारे में, इन पेड्स बैचेस के बारे में आपको सबको इंफॉर्मेशन देनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसमें दिखता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसमें दिखता है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। 20-20 प्रश्नों का टारगेट है डेली का। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसमें दिखता है? ए, बी, ओके। देखो ये स्पेलिंग गलत लिखी है, एस कैरिस है। ठीक है, ये एस कैरिस है। ये क्या हो गया, डॉट सा क्यों बन के आ रहा है? एस कैरिस है। ठीक है, चलो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है बताइए, कि कौन सी कंडीशन है? इट इज द कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है? थोड़ा मुझे कोई अगर गाइड कर दे, किसी को पता हो तो। वेयर द सेक्सेस, where the sexes of the same animal, where the sexes of the same animal or plant species exhibit different morphological differences या characteristics। ठीक है, समझे बात को? तो बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म में तुम देखते हो, तुम्हें ये बताना है किस ऑर्गेनिज्म में देखते हो सेक्सुअल मॉर्फिज्म, जल्दी से बता दो। सेक्सुअल मॉर्फिज्म तुम किस ऑर्गेनिज्म में देखते हो? 1 मिनट रुकिएगा जरा। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
हाँ बताइए, किस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है? आपको ये रिप्लाई देना है, जल्दी से दे दीजिए। आसान प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि किसमें देखने को मिलता है। चलो जल्दी से बता दो। थोड़ी बैकग्राउंड की भी आवाजें आ रही होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक है। सर ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या है? एस्कैरिस। दिख रही है वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दीजिए, कुछ बफरिंग अफरिंग तो नहीं हो रही है? क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एस्कैरिस होगा। एस्कैरिस कौन से फाइलम को, किस संघ को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है निमेटोडा को। याद रहेगा ये चीज, क्योंकि ये भी आसान प्रश्न है, टफ नहीं है। ओहो, कह रहा है पेरिपेटस किसकी कनेक्टिंग लिंक है? कुछ कनेक्टिंग लिंक आपने पढ़ी है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। पेरिपेटस की बात हो रही है, अगर आपने पढ़ी है तो जल्दी से बता दीजिए कि पेरिपेटस किसकी कनेक्टिंग लिंक होती है। ये प्रश्न मुझे लगता है सारे ही बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि पेरिपेटस पेरिपेटस एक संयोजक कड़ी किनके मध्य है? जल्दी से बता दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट और इजी ऑल्सो। ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। ये प्रश्न हमने पहले भी किया है, अगर आपको याद आ रहा हो, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए, आपको पता है ये किसकी लिंक है? ठीक है, एनिलिडा मोलस्का की है, मोलस्का इकाइनोडर्मिटा की है, एनिलिडा ऑर्थोपोडा की है, किसकी लिंक है? आपको पता है एनिलिडा ऑर्थोपोडा की लिंक कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जान सकते हैं, जैसे आपको पता है कि विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो विकास है वो पीढ़ियों से हो रहे बदलाव की एक प्रक्रिया है। पीढ़ियों से हो रहे बदलाव की एक प्रक्रिया है। आप खुद जानते हैं धीमे धीमे चीजें विकसित हो रही हैं, प्रिमिटिव से एडवांस हो रही हैं, है ना? प्रिमिटिव से एडवांस हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, अगर आपको पता हो, सबसे पहले एकल कोशिका वाले जीवों का गठन किया गया था। एकल कोशिका यानी यूनिसेल्युलर वाले जीवों का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे विकास कैसा हुआ? जटिल होता रहा, यानी चीजें और डेवलप हुई। तो क्या हुआ, तुमने फाइलम में देखा था ना कि कैसे विकास हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे पहले आपने प्रिमिटिव में क्या देखा? पोरीफेरा देखा। पहले क्या देखा? पहले आपने पोरीफेरा देखा, फिर आपने सीलेंट्रेटा देखा, जिसको तुम लोग लिखते हो कोइलेंट्रेटा। ठीक है, फिर आपने कैट नो पूरा देखा, फिर प्लैटिल हेलमिंथस देखा, फिर आपने क्या देखा प्रिमिटिव टू एडवांस में? प्लैटिल हेलमिंथस के बाद एस्केल हेलमिंथस देखा। एस्केल कैसे लिखेंगे? मिंथेस लिखेंगे ना,
स्पेलिंग चेक कर लेना। एस्केल हेमिंथिस को तुम निमेटोडा भी कह सकते हो। एनिलीडा देखा, फिर तुमने ऑर्थोपोडा देखा, फिर तुमने क्या देखा प्रिमिटिव टू एडवांस में, फिर तुमने मोलस्का देखा, फिर तुमने इकाइनोडर्मेटा देखा। याद आ रहे हैं ये सारे फाइलम तुम्हें? फिर तुमने क्या देखा, हेमिकॉर्डेटा देखा, फिर तुमने क्या देखा, यानी ये तुमने सीक्वेंस देखे। ठीक है, यानी ये इस बात का प्रमाण है, किस बात का प्रमाण है ये सारी चीजें, कि सभी जीव एक समान कहाँ चले गए, सभी जीव एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं, इसीलिए इनको संयोजक कड़ी कहा जाता है। समझे, संयोजक कड़ी कहा जाता है। जैसे कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट, ये क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट संयोजक कड़ियां हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो इंपॉर्टेंट संयोजक कड़ी, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप फिर याद करेंगे, दुआएं देंगे, क्यों, तो कुछ संयोजक कड़ियां हैं जो जान लीजिए। कुछ अगर आपको पता है तो बताइए, वरना मैं तो बताऊंगी। कुछ अगर संयोजक कड़ियां आपको पता हो, जैसे आपको सबसे पहले कौन सी पता है भाई, प्लैटिपस के बारे में पता है। प्लैटिपस को आपने बता दिया कि किसकी कनेक्टिंग लिंक है, ये लिंक है किसकी, अभी आपने बताइए इसका रिप्लाई क्या बताया है। प्लैटिपस की बात करते हैं, रेप्टिलिया एंड मेमेलिया। ये हमने क्या लिखा था, एक मिनट रुको, ये पेरीपेटस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये प्लैटिपस हो गया, इसके बाद इकाइडना हो गया। इकाइडना किसकी लिंक होती है, ये आपके रेप्टिलिया और मैमल्स की ही होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या हो गई, वायरस हो गई। तो वायरस किसकी लिंक है, वायरस भी तो भाई एक लिंक है, अगर आपको पता हो, वायरस भी एक लिंक है, किसकी, सजीव व निर्जीव के बीच की लिंक है। सजीव व निर्जीव के बीच की लिंक को हम वायरस कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग की, है ना। यूग्लिना, यूग्लिना की लिंक कौन है, पौधे व पशु है ना, क्योंकि आपको पता है यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स किसकी है, सरीसर्प, सरीसर्प व पंछी की, पढ़ा है आपने, सरीसर्प व पंछी की लिंक कौन हो गई, आर्कियोप्टेरिक्स हो गई। एक आखिरी देख लेते हैं, ठीक है, एक आखिरी देख लेते हैं, चिमेरा, जो कि कार्टिजिनस मछली, कार्टिलिजिनस फिश एंड बोनी फिश के बीच की है। समझे बात को, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी लिंक्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज देयर एनी डाउट, किसी बच्चे को डाउट है इससे रिलेटेड, ये देख लीजिए, ये सारी लिंक है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ी हिंदी हो सकता है मैंने कुछ गलत लिखी हुई एक दो की, वो आप हिंदी चेक कर लीजिएगा। विच प्लांट हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, इजीएस्ट प्रश्न, किसका लार्जेस्ट ओव्यूल होता है, सबसे आसान प्रश्न है ये, लार्जेस्ट ओव्यूल किसका है, बता दीजिए, लार्जेस्ट ओव्यूल किसका होता है, आपको ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए, लार्जेस्ट ओव्यूल किसका होता है। आसान है ये प्रश्न, अगर आप कहते हैं ये टफ है तो भाई थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। आपने प्लांटेई कैटेगरी को पढ़ रखा है कि प्लांटेई कितने में डिवाइडर होते हैं। ठीक है, प्लांटेई आपने पढ़ रखी है, अगर आपको याद हो, मुझे जहां तक लगता है आपने 5 में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, आपने इसको 5 में डिवाइड किया है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा हो गया, और कौन सा हुआ, हाँ ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये प्रिमिटिव टू एडवांस है। फिर क्या हुआ, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पढ़ी है ये सारी, ये ऐसी है प्रिमिटिव टू एडवांस, ये भी प्रिमिटिव टू एडवांस चलती है। ठीक है, तो किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा है, तो भाई साइकस, क्योंकि साइकस किसको बिलोंग करता है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म में आता है, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म में आता है, मैंगीफेरा इंडिका या नीटम, नीटम भी आपका किसका है, जिम्नोस्पर्म, लेकिन मैंगीफेरा इंडिका एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये कैटेगरी होती है सबसे बड़ा। और आपको पता है जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी को हम बोलते हैं नेकेड सीड, क्योंकि दे हैव नेकेड सीड, है ना,
एवरग्रीन प्लांट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, एवरग्रीन प्लांट होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, कितना कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है, तुम ये सोचो। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक करो और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। पाइनस और साइकस दोनों ही हमारे किसके पोषण है, अगर आपको पता हो, पाइनस और साइकस दोनों ही हमारे जिम्नोस्पर्म है। इवन नीटम, नीटम भी हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, नीटम भी हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर होगा सारे बच्चों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 27वां कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ किसमें एब्सेंट होती है, बता दीजिए। सेकेंडरी द्वितीयक जो वृद्धि होती है, डायरेक्ट बता दीजिए किसमें एब्सेंट होती है। तो एक बीजपत्री जो है उन तनों में ये एब्सेंट होती है। ये क्या कह रहा है, पैरापोडिया का गमन किसमें पाया जाता है, पैरापोडिया का गमन किसमें पाया जाता है, ये बोला जा रहा है। पैरापोडिया नाम से पता चल रहा है कि यानी गमन के लिए है, तो गमन किसमें पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। पैरापोडिया का गमन किसमें पाया जाता है, गमन बता दीजिए जल्दी से। पैरापोडिया, पैरापोडिया क्या होता है, पैरापोडिया भाई आपने इकाइनोडर्मेटा भी पढ़ा है, ऑर्थोपोडा भी पढ़ा है, एनिलिडा भी पढ़ा है, वर्टिब्रेट्स भी पढ़ा है। वर्टिब्रेट्स में आपने 5 क्लास पढ़े, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। चलो बता दो, जल्दी से छाप दो, किसको बिलोंग करेंगे, जल्दी से बता दीजिए किसको बिलोंग करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, किसमें पाए जाते हैं। अगर आपको पता होगा पैरापोडिया बेसिकली क्या है, ये आपके लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, पहला पॉइंट। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड जो मरीन वॉर्म्स हैं। ठीक है, जो कि किसको बिलोंग करते हैं, बेसिकली एनिलिडा, एनिलिडा। तो आंसर क्या होगा, है एनिलिडा आंसर, है तो सम एनिलिडा एनिमल्स, यानी कुछ एनिलिडा एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एनिलिडा में पाए जाते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो नहीं सकते प्रश्न। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, कितना होता है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इन द हेल्दी पर्सन, जल्दी से बता दीजिए। द स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बींग, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बताइए सबसे पहले तो। भाई आंसर तो दे ही लेंगे, पहले तो मुझे जानकारी दीजिए ये है क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो भाई ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे हार्ट से संबंधित है, कहीं ना कहीं तुम्हारे हार्ट से संबंधित है। चलिए जल्दी से उत्तर दे दीजिए क्या होगा। अप्रोक्सीमेट डेटा है, मतलब अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, एक्यूरेट लेके नहीं चलेंगे। अप्रोक्सीमेट आपको बताना है कितना ml, और सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे जानना है। जल्दी से कोई बच्चा रिप्लाई कर दे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बेटा एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो अगर कर सकते हो तो, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर एक प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको इसकी, इस क्लास की इंपॉर्टेंस ना आपको जब आपका पेपर होगा तब पता चलेगी, अभी आपको नहीं पता चल रही है, तब पता चलेगी। इसीलिए कहते हैं कि क्लास को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक करिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। चलो जल्दी से बता दो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुई, स्ट्रोक वॉल्यूम तुम्हें पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट है, यानी इट इज द अमाउंट, कोई बच्चा मुझे बता नहीं पाया है ढंग से, ऑफ ब्लड इजेक्टेड, कहां से निकलेगा, इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल किधर होता है तुम्हें पता है, भी बता देती हूँ, इन वन कॉन्ट्रैक्शन, इन वन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, ध्यान दीजिएगा।
इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप फोर्थ चेंबर में आएंगे तो आपको इधर क्या दिखेगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, तो कितना टोटल, अप्रोक्सीमेट 70, अप्रोक्सीमेट 70। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज को लेकर क्या गलत लिखा हुआ है, क्या असत्य लिखा है, आपको ये बताना है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, कपाट पाए जाते हैं, रक्त प्रवाह की दर ज्यादा होती है, या उपर्युक्त सभी, या उपर्युक्त सभी। बता दीजिए जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, आपको ये बताना है। क्या असत्य है, तो पता है आपको क्या असत्य होता है। आर्टरी वेन आपने पढ़ी है, आर्टरी वेन क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती हैं, 3 टाइप की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरीज, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टरी के बारे में क्या मतलब डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कपाट पाए जाते हैं, वेल्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक गलत है, ठीक है, समझे। आपको असत्य बताना था, यही गलती करते हैं आप लोग, सत्य बताने लगते हैं। बिल्कुल हमने असत्य बोला है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन है, फिर से एक बार जान ले, क्योंकि बार बार तो ये जानकारी देनी नहीं है, ये लास्ट टाइम जानकारी है फिर से, कि बच्चों आप लोगों को पता है होली का माहौल है, और आप सबको पता है कि त्योहार के माहौल में वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं लाइव, यानी वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैं देख सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे बैचेस हैं, आप सबको पता है कि ये सारे बैचेस पे 75% का ऑफ चल रहा है। 499 का ये बैच पड़ेगा एक, अगर आप परचेज करते हैं तो। एमपी पटवारी, एमपी वन रक्षक, एमपी स्टेनो और एमपी पीएससी, तीनों ही बैच बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कालिदास बैच 999 में मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हाई डिस्काउंट में दिया जा रहा है। अच्छा बैच है एमपी पीएससी का, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो और आगे शेयर करिए, ताकि जो बच्चा तैयारी कर रहा हो तो उनको पता चल जाए और वो इन क्लास से जुड़ जाए, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है इन सारे पेड बैचेस के बारे में और लोगों को जानकारी देने की, ताकि वो बच्चे जुड़ सकें, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में शेयर करिए। और दूसरी बात, क्लासेस डेली चलेंगी, रिकॉर्डेड सेशन भी चल सकता है यूट्यूब पे, मेरी क्लास रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिलेंगी, जिससे ये होगा कि आपकी क्लास मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि त्योहार का माहौल है, आप समझ सकते हैं भाई, सबके घर में परिवार होता है ना, मिलते हैं, मतलब ये तो यही टाइम होता है परिवार वालों से मिलने का। तो भाई पढ़ाई भी अपनी जगह है, तो हमने नहीं चाहा कि आपकी पढ़ाई लॉस हो, तो हमने आपके लिए क्लासेस सारी रिकॉर्ड की हैं, ठीक है, ताकि आप पढ़ते रहें, आपका एक ये जो फ्लो था पढ़ाई का ये छूटे नहीं, समझे बात को। तो डेली क्लास होगी, इसीलिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, है ना। डेली क्लास है, तो आपको नियम से बस क्लास करने आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कह रहा है द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन एमनियोटा। एमनियोटा में कितनी पाई जाती है क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन एमनियोटा। 8 पेयर, 10 पेयर्स, 9 पेयर्स, 12 पेयर्स। आपको पता है क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, 2 टाइप्स की नर्व्स आपने पढ़ी है, क्रेनियल एंड स्पाइनल, ठीक है। क्रेनियल 12 जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं, सबको पता है। कॉर्पस कैलुसम कहाँ सुना है आपने, कॉर्पस कैलुसम शब्द सारे बच्चों ने सुना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने कॉर्पस कैलुसम ना सुना हो। बता दीजिए जल्दी से कॉर्पस कैलुसम क्या है। कॉर्पस कैलुसम सारे बच्चों ने सुना है, सारे बच्चों ने कॉर्पस कैलोसम कहाँ सुना है। एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो तुमने रिप्रोडक्शन में सुना है, एक है कॉर्पस कैलोसम जो कि तुम सुनते हो ब्रेन में। कहाँ सुनते हो, ब्रेन में, जिसको तुम क्या बोलते हो, मस्तिष्क कहते हो। क्या कहते हो,
मस्तिष्क कहते हो, समझे? ये तुम्हारे कहाँ है? ब्रेन में है। तो ये कहाँ है? ये तुम्हारे कहाँ पाया जाता है? अगर देखा जाए है तो सारे पार्ट ब्रेन से संबंधित, लेकिन ये दोनों प्रामिस्टिक गोलार्धों के बीच में जो आपका मेन होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम उसके बारे में बात हो रही है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मूत्र वाही नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? भाई यूरेटिक ट्यूब्यूल्स की बात की जा रही है, कितनी होती है बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि कितनी होती है। बहुत ही कम प्रश्न बाकी है, जल्दी जल्दी कर लें ताकि फिर हम कल नए प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे, है ना? चलिए जल्दी से बता दीजिए। हम्म हम्म चलिए जल्दी से बताइए भाई कितनी होती है, ये तो आइडिया होना चाहिए सारे बच्चों को, नहीं है तो मामला गड़बड़ है। क्या होगा जी, जल्दी से बताइए, ये भी मतलब फिर पूछना पड़ेगा। हाँ ये तो पता होगा, कितनी पाई जाती है? 1 मिलियन लमसम। ठीक है, कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कहाँ होता है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। क्या है? एक मेल हार्मोन है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, कौन करता है इसका सिक्रीशन? आपको ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए कि कौन करता है। चलिए जल्दी से उत्तर दे दीजिए। कौन सी कोशिकाएं हैं? आपको पता है लेडिक सेल्स हैं, जिससे हमारे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्सोथर्मिक गोइटर? भाई क्या कॉज है आपसे पूछा जा रहा है, कॉज क्या है? कॉज पूछा जा रहा है, कोर्स नहीं, इट्स कॉज। क्या कॉज होता है भाई एक्सोथर्मिक गोइटर का? ये तो समझ में आ गया कि थायराइड ग्लैंड से संबंधित है ना? ये आपके थायराइड ग्लैंड से संबंधित होगी। तो यानी इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी, किस चीज में कमी आ रही है? आप बहुत ज्यादा आयोडीन ले रहे हैं, या आप बहुत कम आयोडीन ले रहे हैं, या T4 का अति श्रावण हो रहा है, या T4 का कम श्रावण हो रहा है। तो भाई भोजन में कम आयोडीन लेने से ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक ग्वाइटर कहते हैं। वैसे एक्सोथर्मिक जो होता है वो ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि थायराइड से सिर्फ गोइटर नहीं, बहुत सारी कंडीशन है, थायराइड के हाइपो हाइपर सिक्रीशन से शरीर पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है कॉटिलिडन जो है ग्रास फैमिली का, वो क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए, घास फैमिली में बीज पत्र क्या कहलाता है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, वो बीज पत्र क्या कहलाएगा? स्क्योटिलम कहलाएगा, कॉटिलिडन, एपिफाइट या टेगुलम लिखा हुआ है, देखो जरा। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्क्योटिलम है। आपने क्या दिया है? आप सबने क्या दिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? इजीएस्ट प्रश्न, सबसे इजी प्रश्न है ये। बिना निषेचन के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बताइए जरा, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? बता दीजिए जल्दी से, क्या कहते हैं हम? ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि ऐसे पौधों को, सॉरी ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अगर आपको पता हो ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना फल का निर्माण होता है, वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। समझे बात को? अगला प्रश्न ले लेते हैं। वेयर इज द सिनगैमी फाउंड इन एल्गी? शैवाल की बात की जा रही है, सिनगैमी कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, शैवालों में सिंगैमी कहाँ पाया जाता है? भाई शैवाल एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, है ना? आपको पता है कुछ लोग एल्गी खाते भी हैं, जापान और चाइना में। करेक्ट आंसर विल बी वाटर। क्यों बच्चों, सही है ना? वाटर ही तो कहीं सही आंसर होगा। एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। किस विधि के द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियस नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? वो विधि क्या कहलाती है? आपको बतानी है। उस विधि का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए, उस विधि का नाम क्या है?
क्या कहलाती है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। समझे बात को? दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, JIFT। लास्ट प्रश्न आज का कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोस्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट में हम क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो भाई ह्यूमन में कौन है? ह्यूमन में आपको पता है कि XY से हम डिटेक्ट करते हैं। ह्यूमन में किससे डिटेक्ट करते हैं? XY से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन में। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, अगर आपको पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे किससे होगा आपको ये बताना है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका उत्तर दीजिए, तब तक मैं आगे की फाइल्स देख लेती हूँ, कौन कौन से प्रश्न हमारे रह गए हैं, उनको अगले टर्न पे करेंगे। हमने आपसे बोला कि डेली 20-20 प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे, सिर्फ 20-20 प्रश्नों का, सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, 20-20 प्रश्न है हमारे, स्टेप वाइज चलेंगे, जिससे क्या होगा, अच्छा रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, आप सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करोगे तो पेपर भी अच्छा होगा, है ना? तो कॉमन सेंस से बात है। डेली 20-20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोग को लगता है कि कोई डाउट आता है तो आप लोग को पता है मुझसे संपर्क कैसे करना है ना? घर में भी प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर XO है। इसकी फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको पहुंचा देंगे। आपको पता है फाइल कहाँ पहुंच रही है। ठीक है, फाइल कहाँ, अब हम हटाऊं कैसे? 4290 कीबोर्ड आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कीबोर्ड कहाँ चला गया। ठीक है, आपसे ये डेटा शेयर हो जाएगा, यानी ये PDF शेयर हो जाएगी, पर ये कहाँ होगी पता है आपको? ये आपकी एप्लीकेशन पे जा रही है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पे ये डेटा जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये डेटा आपका एप्लीकेशन पे जा रहा है। समझ में आई सारी चीजें? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए 1 से 20 प्रश्न हमने कर लिए हैं और 20 से 40 कर लिए हैं, यानी कल हम मतलब अब जब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे कल, तो 40 से 60 करेंगे। ठीक है, 40 से 60 करेंगे। तो कहने का मतलब ये है सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे। डेली क्लास का टाइमिंग क्या है? 3 से 4 है। 3 से 4 आपकी डेली क्लास होती है, जिसको आपको बिना मिस किए डेली ज्वाइन करना है। ठीक है, बिना मिस किए डेली ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ जो भी बच्चों ने अभी तक एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामपुर एप्लीकेशन। ठीक है, यानी आपको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, नाम, DOB, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, सारी चीजें डालनी है। ठीक है, अगर आपको इस रजिस्ट्रेशन के दौरान कहीं दिक्कत आती है तो आप एग्जामपुर पे कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें फ्री में भी हैं, तो फ्री की चीजों के एक्सेस के लिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ्री की चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना? अगर आपको सबको क्लियर है, सारे बच्चों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए भाई सेशन को बंद करते हैं और अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।